अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक बहुत ही मज़े की यूज़फुल सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आज मैंने दो पतीलों के अंदर आलू उबलने के लिए रखे। सबसे पहले एक पतीले के आलू उबल गए हैं, दूसरे पतीले के आलू अभी उबल रहे थे। लेकिन इसको उबालने से पहले आपने इतनी अच्छी तरह से धोना है कि पानी के अंदर बिल्कुल साफ़ नज़र आए। आलू आपके बहुत अच्छे से उबलेंगे। आलू उबालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको उबाला और मैंने साइड पे कर दिया। दोबारा से पानी रखा। जब पानी उबलना स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर मैंने मैक्रोनी डाल दी। मैक्रोनी उबालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको जब भी उबालें तो इसको हमने उबलते हुए पानी के अंदर डालना है और इसके कुछ सेकंड हमने चम्मच चलाते रहना है। उसका ये फ़ायदा होगा, ये आपस में भी नहीं चिपकेंगी और पतीले के साथ भी नहीं चिपकेंगी। मैक्रोनी के जो उबलने का टाइम है वो इसके साइज़ पे होता है। जितना बड़ा साइज़ होगा पास्ता का उतना ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, जितना छोटा साइज़ में होगा उतना कम टाइम लेगा। जब उबल जाए तो इसे खा के चेक कर सकते हैं, तोड़ के चेक कर सकते हैं और उसके अलावा इसको हम देख के भी चेक कर सकते हैं। देखने से इसका कलर बदल जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये अच्छे से गल गया है। ये मैक्रोनी ट्विस्ट शेप में थी, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी थी। इसको उबालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। तो रमज़ान में अमूमन हम इसे खा के चेक नहीं कर सकते, तो कोई भी चम्मच ले लें, उसकी मदद से आप इसे तोड़ के चेक कर सकते हैं। तोड़ते हैं, आराम से टूट रही है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से गल चुकी है। चूल्हे को बंद कर दें और इसको छान लें। मैंने इसे सिंक के अंदर ही रख दी है छलनी और उसके अंदर छान दिया है। फ़ौरन से इसके ऊपर टूटी को खोल दें और अच्छी तरह इसे पानी के साथ धो दें ताकि इसका पकना वहीं पे स्टॉप हो जाए। इस तरह से करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम बाद में भी मैक्रोनी बना रहे हो या इसे बाद में भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपस में चिपकेगी नहीं, बहुत अच्छी खिली खिली और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर इनका ख्याल रखा जाए तो चीज़ लुक में बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ले ली और इसको मैंने बाउल के अंदर निकालना शुरू कर दिया। 1 से 1.5 कप मैंने मेयोनीज़ ले ली है। बाउल के अंदर ये मैंने अंदाज़े से ही डाली थी और डायरेक्ट पैकेट से ही डाली थी, क्योंकि रशियन सैलड जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो उसका इतना इशू नहीं होता। एक पैकेट इसके अंदर मैंने क्रीम का डाल दिया। मेयोनीज़ भी डल गई, क्रीम भी डल गई। अब इसके अंदर 4 से 5 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी के डाल देने हैं। चीनी वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी की जा सकती है, लेकिन मैं सैलड थोड़ा ज़्यादा बना रही थी तो इसलिए मैंने 4 से 5 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिए। पिसी हुई काली मिर्च इसके अंदर मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून के करीब और इतनी सी ही मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाली है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो डाल लें, ना हो तो फिर इसे स्किप कर दें। काली मिर्च ही थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे ये काफ़ी थिक पेस्ट बन जाता है, लेकिन इसको हमने थोड़ा लिक्विडी बनाना है तो उसके लिए मैंने इसके अंदर आधा कप ठंडा दूध का शामिल कर दिया है। यहाँ पे आप दूध भी शामिल कर सकते हैं, दूध ना हो तो इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं और जो डिब्बे का दूध आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिब्बे का दूध डाला था और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब ये बहुत थिक पेस्ट नहीं रहा बल्कि बहुत अच्छा बन गया है। अब इसके अंदर हमने सेब कटे हुए डालने हैं। यहाँ पे मैंने सेब काट के पहले ही रख लिए थे, इसको मैंने एयरटाइट जार के अंदर रख लिया था। सेब को मैंने छिलकों समेत काटा था, आप चाहे तो इसके छिलके उतार भी सकते हैं, चाहे तो छिलकों समेत भी इसे डाल सकते हैं। यह चम्मच की मदद से तो बहुत आसानी से नहीं डर रहे थे। मैंने बाउल को उठाया और दूसरे बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जो आलू हमने स्टार्ट में उबाल के रखे थे वो भी ठंडे हो गए थे। आलू मैंने इसी शेप में काटे थे और छोटे ही काट के उबाले थे। उबालने के बाद मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद आलू भी इसके अंदर शामिल कर लिए। आलू हमेशा इसमें सेब से कम मिकदार में डाले जाते हैं। आलू डालने के बाद मैंने इसे मिक्स करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि ये बाउल छोटा है, इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो मैंने इसके ऊपर ही मैक्रोनी भी डाल दी। मैक्रोनी को ठंडा करने के बाद इसके अंदर शामिल करना है। यहाँ पे शामिल तो कर दिया लेकिन मेरा बाउल छोटा पड़ गया, लेकिन इन चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। मैंने फ़ौरन से दूसरा बाउल लिया और उसके अंदर इन सब चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। सैलड एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें दुनिया जहान की कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं, कुछ भी उबाल के डाल सकते हैं, ठंडा करके डालेंगे, मज़े का ही लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया, लेकिन जो हमने स्टार्ट में पेस्ट बनाया था उसको पूरी तरह फ्रूट के ऊपर कोट हो जाना चाहिए। इसे हमेशा ठंडा करके सर्व करें और इसके अंदर केले शामिल ना करें या एंड पे सर्व करते हुए शामिल करें। अगर आप पहले केले शामिल कर देंगे तो ये काले रंग का हो जाएगा, इसका रंग तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे एक बाउल में मैंने कुछ शामिल नहीं किया, दूसरे बाउल के अंदर मैंने कुछ धुली हुई किशमिश डाल दी है।
लेकिन किशमिश को हमने पानी में भिगो के नहीं रखना, बल्कि सिर्फ धोना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। कुछ कटी हुई खजूरें भी इसके अंदर डाल दी हैं और कुछ बारीक कटे हुए बादाम भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जिस बाउल के अंदर मैंने कुछ शामिल नहीं किया वो बच्चों के लिए था, और जिस बाउल के अंदर ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल की हैं ये बड़ों के लिए था। बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते इतने शौक़ से, तो इसलिए उनके बाउल में ये शामिल नहीं की। अब इसको जी ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा मज़े का लगेगा। 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें, बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लें और अफ्तारी में सर्व करें। बाकी जो आलू मैंने उबाले थे ये थोड़े मोटे साइज़ में काट के उबाले थे। इनको उबाल लिया, ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया। आलू को अगर हम लोग अच्छे से धो के उबालते हैं, छील के उबालते हैं, तो इसमें चिपचिपाहट उतनी कम होती है, उतनी ज़्यादा मज़े की हमारी चीज़ होती है। इसीलिए स्टार्ट में मैंने आपको आलू दिखाए थे कि आलू को उबालने से पहले बहुत अच्छी तरह से धो लें। साफ़ पानी होना चाहिए, आलू अंदर अच्छे से नज़र आने चाहिए, उसके बाद उन्हें उबालें। उसके बाद आप कोई भी चीज़ उससे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे आलू हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। आलू पीसने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल कर दिया है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्चें शामिल की हैं। अगर पिसी हुई डालें तो उसका टेस्ट थोड़ा कम स्पाइसी होता है, लेकिन अगर ये कुटी हुई मिर्चें डाली जाएँ तो ये ज़्यादा स्पाइसी होती हैं और ज़्यादा मज़े का टेस्ट देती है। थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई डाल दी हैं। 2 चम्मच के करीब इसके अंदर कुटे हुए धनिए के बीज डाल दिए हैं। पाउडर नहीं डालना, मोटा मोटा कुटा हुआ डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है। ताज़ा कुटा हुआ डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दिया है। सब्ज़ धनिया को मैंने धो के साइड पे रख दिया था, पानी इसका बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। यहाँ 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर का डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना मज़े का फिलिंग का टेस्ट बनेगा, क्योंकि आलू के अंदर ये सारे स्पाइसेस जाके बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो भी ज़रूर शामिल कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब भी हम ऐसा कोई मसाला बनाते हैं तो हमारे हाथों में बहुत मिर्चें लगती हैं, तो उसका भी हल है कि पानी से हाथ गीले करें, थोड़ी सी चीनी हाथ पे डालें और हाथ को बहुत अच्छी तरह से मल लें। ये फ़ौरन से आपने कर लेना है और उसके बाद हाथ धो लेने हैं। आपके हाथों में मिर्चें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली। ब्रेड के किनारे काटने हैं, छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। तो ये कैंची कोई कपड़े काटने वाली कैंची नहीं है, बल्कि किचन के इस्तेमाल की कैंची है। इससे मैं मिर्चें भी काट लेती हूँ, ब्रेड के स्लाइसेस भी काट लेती हूँ। मतलब कोई भी किचन का काम अगर मुझे करना होता है तो मैं बहुत आराम से इस कैंची से कर लेती हूँ। तो यहाँ इससे किनारे भी बड़े बारीक बहुत आसानी से कट सकते हैं। तो मैंने काट लिया। उसके बाद मैंने ब्रेड के एक एक पीस को लिया, पानी के अंदर डिप किया, बहुत अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ दिया और जो फिलिंग मैंने बनाई थी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डालना शुरू कर दी। 1 से 1.5 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच डाल दें, जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह से रोल कर लें और जो शेप आप इसे देना चाहें दे सकते हैं। इसको गोल कचौरी की शेप भी दी जा सकती है और इसको लंबाई में रोल की शेप भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड रोल बना रही थी, मैंने इसे रोल की शेप दी है। ब्रेड रोल बनाते हुए बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि फिलिंग इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से उतनी की दें कि जितना बहुत इजीली इसके अंदर से बाहर ना निकले। और एक चीज़ और करनी है कि ब्रेड को जब भी आपने पानी में डिप करना है, थोड़ी देर के लिए बस फ़ौरन से डिप करना है और निकाल लेना है। आपने ब्रेड को पानी के अंदर पड़े नहीं रहने देना। अगर पड़ी रहेगी तो शेप शक्ल आप बाद में इसे जो भी देंगे आएगी ही नहीं। और फ्राई करते हुए आपके सारे रोल खुल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए फ़ौरन से डिप करें, बाहर निकालें, अच्छी तरह से पानी निचोड़ दें, इसके अंदर फिलिंग रखें और आसानी से इस तरह से ब्रेड रोल बना के तैयार कर लें। इजीली इन ब्रेड रोल को डे टाइमिंग में बना के रखा जा सकता है और एन अफ्तारी के टाइम पे फ्राई किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने ब्रेड रोल बना दिया। उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख लिया ताकि मैं इसे अफ्तारी के टाइम पे फ्राई कर लूँगी। ब्रेड की जो साइड्स हमने काटी थी उसको हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसे चॉपर में डालें या उसको ग्राइंडर में डालें और बहुत अच्छी तरह से पीस लें। अच्छा, ये काम मैं साथ ही कर लेती हूँ, फिर मेरे काम साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से साथ ही पीस लिया। पीसने के बाद इसको किसी फ्राई पैन में निकालें और इसे हल्की आँच के ऊपर पका लें। बहुत अच्छी तरह से चम्मच चला के इसे सेक लेना है और ये हमारे बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे और हम जब चाहे निकालेंगे और इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब भी मैं कोई ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जिसमें ब्रेड के किनारे उतारे जाते हैं तो उसको मैं फ़ौरन से पीस लेती हूँ और ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ। इस तरह से वो किनारे ज़ाया भी नहीं होते, इस्तेमाल में आ जाते हैं और ब्रेड क्रम्स तो हर रेसिपी में इस्तेमाल हो जाते हैं।
किसी भी चीज़ की फिलिंग बना रहे हो, जैसे मैंने अभी ब्रेड रोल की फिलिंग बनाई, अगर वो नरम पड़ जाए तो उसके अंदर आधा कप से 1 कप तक ब्रेड क्रम्स डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो वो नरम नहीं पड़ेगी। अगले दिन भी इस्तेमाल करेंगे तो नरम नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हमारे बन गए हैं। आग को मैंने बंद कर दिया, इसे चूल्हे से उतार दिया। या तो इसका पैन ही चेंज कर दें, तो या इसके अंदर थोड़ी देर चम्मच और चलाते रहें, क्योंकि फ्राई पैन गर्म है वरना ये जल जाएंगे। ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार के अंदर रखें और इसे फ्रिज के अंदर रख लें, जब चाहे इस्तेमाल करें। लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सकते हैं। यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स को मैंने ठंडा करने के बाद फ्रिज में पहुंचा दिया। उसके बाद आई जी आटे की बारी। यहाँ पे मैंने आटा छाना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आटा हम सख्त गूंद रहे हों या नरम गूंद रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस टाइप का भी आप आटा गूंद रहे हो गूंद सकते हैं। आटे को बहुत अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स करें और इसके ऊपर अच्छा खासा पानी लगा के इसको कवर कर दें और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये आटा गूंदने का सबसे आसान तरीका है। आटे को सिर्फ 15-20 मिनट के बाद मिक्स ही करेंगे तो आटा ऐसे होगा जैसे हमने इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए गूंदा है। बहुत ही ज़बरदस्त आटा होगा और फ़ौरन से इसकी रोटियां हम बना सकेंगे। तो यहाँ कोई मेहनत नहीं हुई और आटा अच्छे से गूंदा गया। जब आप किसी भी बॉक्स के अंदर आटे को रखते हैं तो उसको पहले धो लें। धोने के बाद उसमें से पानी निकाल दें। निकालने के बाद आटा उसके अंदर रखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपका आटा ख़त्म होगा इस बॉक्स में से, तो आपका बॉक्स गंदा नहीं होगा, फ़ौरन से धुल जाएगा। आटा गूंदने के बाद मैंने खजूरें ली। खजूरों के अंदर में से मैंने बीज निकाल दिए थे। अब यहाँ पे मैंने दूध की मलाई थी, उसको निकाल के रखा था, तो वो सख्त सी हो जाती है। थोड़ी देर पड़ी रहे, फ्रिज के अंदर ही पड़ी थी। आज की ही ये ताज़ा मलाई थी और इसको आप भर सकते हैं। इसके अंदर दूध की मलाई भी भरी जा सकती है। खजूरों के अंदर बहुत मज़े की लगती है। और इसके अलावा केक के ऊपर लगाने वाली क्रीम जो होती है उसको बीट करके आप वो भी भर सकते हैं। तो इस तरह से भरने के बाद इसे फ्रीज़र में रख लें और बहुत अच्छी तरह से इन खजूरों को ठंडा कर लें। अफ्तारी में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने रखी और इन्हें फ्रीज़र में रख दिया। यहाँ अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। पकोड़े बनाने के साथ साथ ही मैंने ब्रेड रोल भी फ्राई करना शुरू कर दिए। ब्रेड रोल को मैंने बहुत आसानी से जितने फ्राई पैन में उतने से डाले और इनको मैंने कोई अंडा नहीं लगाया, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया, बल्कि डायरेक्ट ही इन्हें फ्राई किया है ऑयल के अंदर। ऑयल इसमें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कम ऑयल में फ्राई नहीं करने, वरना ये सारा ऑयल चूस लेंगे और बहुत ऑयली बन जाएंगे, खाने में बहुत हैवी होंगे। ज़्यादा ऑयल और तेज़ गर्म आग पे अगर आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे और ये ऑयल भी जस्ट नहीं करेंगे। तो ये इसकी टिप है, इसका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पे रोल हमारे फ्राई हो गए थे, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए थे। इसे ऑयल में से निकाल लें और इसे छलनी के अंदर रख दें। फ्राई कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसे छलनी के अंदर रखते हैं तो उसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है और जब आप उसे खाते हैं तो वो नमी नमी वाले नहीं बल्कि एंड तक क्रिस्पी ही रहते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम उनका ख्याल रखते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ एक बार मैंने पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, रोल भी फ्राई कर लिए थे। उसके बाद जो बाकी के हैं वो भी मैंने डालना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे ऑयल काफ़ी गर्म था तो मैंने रोल को चम्मच के अंदर रख रख के ही आराम से ऑयल के अंदर डाला, ताकि मेरा हाथ भी ना जले और बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाएं। अगर हम एक से दो कामों को साथ साथ मैनेज करते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। इससे हमारे टाइम की बचत भी हो जाती है और फैमिली को अच्छे अच्छे खाने खाने को भी मिलते हैं और हमारे अपने लिए भी बहुत सारा टाइम निकल आता है। लेकिन अगर हम 1 बाय 1 करके हर चीज़ बनाते रहेंगे तो उससे ये नुकसान होता है कि फिर तो हम सारा दिन किचन के अंदर ही गुजार देंगे। तो इसलिए एक एक दो दो कामों को साथ मैनेज करना सीखें। उसके उसके साथ बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। शुरू शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान मैनेज करना शुरू हो जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है। ये चीज़ें फ्राई करने के बाद मैंने रोटियां बनाई। उसके बाद हमारी अफ्तारी बिल्कुल तैयार थी। आज आपके साथ ढेर सारी मैंने रेसिपीज़ भी शेयर की और ढेर सारी टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर की। आप चाहें तो आप भी इन टिप एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इन टिप एंड ट्रिक्स से आपको कोई भी फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।